हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 6 मई और 6 मई से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञान कोश ऐप से ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है। अब ऐसा कौन सा बैंक है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोगों ने देखना है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिस पर जुर्माना लगाया गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। क्या कारण रहा, क्या बात है, पूरी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। पहले पढ़ेंगे पीएनबी ए ऑप्शन पे लिखा है। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1894 में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो वर्तमान में एसएस मल्लिकार्जुन राव जो हैं वे इसके एमडी और सीईओ हैं। बात करेंगे हम केनरा बैंक की। तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। लेकिन 1906 में केनरा बैंक की स्थापना केनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड के रूप में हुई थी और 1969 में केनरा बैंक जो था इसका नाम बदल के केनरा बैंक कर दिया गया था। यानी कि केनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड का नाम बदल के केनरा बैंक कर दिया गया था। वर्तमान में अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो टी.एन. मनोहरन जो हैं वे केनरा बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला प्रश्न ये है, अगला ऑप्शन है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 में करी गई थी। 16 सितंबर 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी। वर्तमान में अगर हम इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ हैं एएस राजीव। एएस राजीव जो हैं वे वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं। बात कर लेते हैं अब इस प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो बात ये पढ़ेंगे आईसीआईसीआई बैंक पर जो जुर्माना लगाया गया है वो किस कारण से लगाया गया है। तो क्योंकि इस बैंक ने ग्राहकों के साथ, जो बैंक के उपभोक्ता हैं, इन उपभोक्ताओं के साथ में लेन-देन या समझौते की वैधता की व्यवस्था नहीं किया और इस व्यवस्था को न करने के कारण ही आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगा दिया है। तो ये जानकारियां तो मैंने आपको यहां से बताई है, लेकिन मैंने अभी तक आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी फुल फॉर्म हमने नहीं पढ़ी होगी कहीं भी, तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद में स्थापना कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? वडोदरा, गुजरात में है। चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो हैं वे इसके वर्तमान में चेयरमैन है। तो पूरी जानकारियां मैंने आपको पहले प्रश्न से दी है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल, भारत में मोबाइल ऐप पर अब नई एक एप्लीकेशन प्रसारित करी गई है। उसका नाम क्या है? वैक्सीन फाइंडर टूल। ये किसके द्वारा पेश करी गई है? तो देखिएगा, यहां से जो मोबाइल ऐप वैक्सीन फाइंडर टूल जो है ये किसके द्वारा पेश करी गई है? ये पेश करी गई है फेसबुक के द्वारा अब यह वैक्सीन फाइंडर टूल जो है ये पेश करी गई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ऑप्शन बी की तरफ, व्हाट्सएप। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चारों की चारों जो ऐप है ये सोशल मीडिया ऐप है और इनके द्वारा हम ये सारी की सारी सोशल मीडिया ऐप है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2009 में। जनवरी 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। टेलीग्राम की स्थापना करी गई थी 14 अगस्त 2013 को और इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010 को आया था। अब मैं बात करता हूं आपसे इस प्रश्न के बारे में कि इस वैक्सीन फाइंडर टूल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो कोरोना वायरस, देखिएगा अब आपको पता है कि कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। तो अब ये कहां पर, हमारे शहर में, गांव में कहां पर लगाया जा रहा है, इस बात की जानकारी देने के लिए ही फेसबुक पर ये वैक्सीन फाइंडर टूल जो है ये विकसित किया गया है। अब ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये जो फाइंडर टूल है ये 17 भाषाओं में उपलब्ध है। 17 भाषाओं में ये उपलब्ध है। और बात कर लेते हैं कि भारत में जो 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए भी टीकाकरण शुरू कर दिया था। ये जानकारियां मैंने यहां से आपको दी है। उसके बाद देखिएगा
फेसबुक ने शुरू किया है, तो फेसबुक के बारे में भी तो थोड़ी बातें पढ़ेंगे ना कि फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने 2004 में फेसबुक की स्थापना भी करी थी। लेकिन जब 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी तो उस समय फेसबुक का नाम फेसबुक नहीं था बल्कि द फेसबुक था। उसके बाद में 2005 में इसका नाम बदल के फेसबुक कर दिया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो ये इस प्रकार से देखो, प्रश्न की जानकारी पूरी पढ़ा करो आप लोग। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बीसीसीआई ने कितनी भारतीय महिला क्रिकेटरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है, एनओसी अनापत्र प्रमाण पत्र जारी किया है। तो ये कितनी महिला क्रिकेटरों के ये जो प्रमाण पत्र प्रदान किया है, तो ये 4 महिला क्रिकेटरों को प्रदान किया गया है। क्या कारण है इसके बारे में पूरी जानकारियां देख लीजिएगा कि क्योंकि अब 16 जून 2021 को यूनाइटेड किंगडम में एक टूर्नामेंट होने वाला है, क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। इस टूर्नामेंट का नाम है टूर्नामेंट 100 या 100 टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में 100 बॉल का क्रिकेट मैच होगा। 100 बॉल का 100 टूर्नामेंट का मतलब है कि 100 बॉल का क्रिकेट मैच होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आईपीएल मैच जो है वो 120 बॉल का होता है, लेकिन इससे भी छोटा 100 बॉल का क्रिकेट 100 बॉल का एक मैच होगा जो कि 16 जून 2021 से शुरू होगा। और 4 महिला खिलाड़ियां कौन खिलाड़ी हैं जिनको 4 महिला खिलाड़ियों को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। तो सबसे पहले भारतीय हरफलमौना खिलाड़ी स्मृति मंधाना, T20 कैप्टन हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स। तो इन 4 खिलाड़ियों को ये एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है ये जारी किया गया है। बात करते हैं अब बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई ने तो जारी किया है। तो बीसीसीआई के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आती है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बताइएगा जल्दी से। तो वानखेड़े स्टेडियम इसका मुख्यालय है, वर्तमान में मुंबई में है जो कि। उसके बाद में अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और एक बात और, इसके सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। अब एक बात और समझ लीजिएगा कि इसके सेक्रेटरी का नाम लिखना क्या जरूरी था, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और जय शाह क्यों पूछा गया है? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह, इसलिए आपके एग्जाम में 1-2 बार प्रश्न ये आया है। चौथा प्रश्न कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को किसने लॉन्च किया? जो अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, इसके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को लॉन्च किया गया है। लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जो पाठ्यक्रम है, ये किसने लॉन्च किए हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोगों ने देखना है कि अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। बात कर लेते हैं पहले 4 ऑप्शन के बारे में। 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं, वीपी सिंह बदनौर जो कि पंजाब के राज्यपाल है, और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है ये जारी किए हैं। उसके बाद में देखिएगा, बात करते हैं प्रश्न की कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि पंजाबी भाषा को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा क्या होगा कि जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, इन सब हिस्सों में पंजाबी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि अपनी लैंग्वेज पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी, 2 बातें यहां से पढ़ेंगे कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसके वाइस चांसलर कौन है? जसपाल सिंह संधू। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां चौथे प्रश्न से पढ़ी। और उसके बाद 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि सेना आयुध कोर के कमांडेंट की कमान किसने संभाली है? सेना आयुध कोर जो है, इसके कमांडेंट की कमान किसने संभाली? तो इसकी कमान जो संभाली है वो 4 ऑप्शन आपके पास है। यहां से जल्दी से आप लोगों ने बताना है। इसकी कमान संभाली है अजीत देशपांडे। अजीत देशपांडे जो है वे सेना आयुध कोर AOC के कमांडेंट बन गए हैं। और अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्रश्न की जानकारी बाद में, पहले 4 ऑप्शन की जानकारी। ऑप्शन की जानकारी में पढ़ेंगे सबसे पहले मनोज मुकुंद नरवणे जो कि सेना प्रमुख है।
कब बने थे? 1 जनवरी 2020 से, और 1 जनवरी 2020 से ही विपिन रावत जो है वो देश के पहले सीडीएस बने थे, यानी कि रक्षा प्रमुख बने थे। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि रक्षा प्रमुख कौन बने थे? विपिन रावत, जो कि पहले भारतीय थल सेना प्रमुख ही थे। अब विपिन रावत का काम क्या है कि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही विपिन रावत का कार्य है। और बात करते हैं आरकेएस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया कौन है? वायुसेना प्रमुख है। कब बने थे? 30 सितंबर 2019 से इस पद पर वो कार्यरत है। तो ये तो हमने 4 ऑप्शन से जानकारी पढ़ी। उसके बाद में देखिएगा सेना आयुध कोर एओसी के कमांडेंट की कमान किसने संभाली है? सेना आयुध कोर के कमांडेंट की कमान किसने संभाली है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आपके पास है। यहां से आप लोगों को मैंने बताया था अजीत देशपांडे कहां पर संभाली थी? सिकंदराबाद में। और उनका काम क्या रहेगा? उनका काम यह रहेगा कि केंद्रीय फील्ड आर्मी जो है उसको रसद सहायता प्रदान करने के लिए सेना के आयुध कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना ही उनका कार्य है। और ये भारतीय सेना के बारे में संबंध रखता है। तो भारतीय सेना के बारे में हम बात पढ़ेंगे कि भाई भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। अब एक प्रश्न और भी आपके दिमाग में आएगा कि भाई 15 जनवरी को जब भारतीय थल सेना की स्थापना तो 1 अप्रैल को हुई, लेकिन 15 जनवरी को ये अपना सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि भाई 15 जनवरी 1949 को भारतीय केएम करियप्पा ने भारतीय थल सेना का शीर्ष कमांड पद संभाला था। और इसी के बाद से 1 अप्रैल 1895 को स्थापना होने के बाद 15 जनवरी से इसका भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये जानकारी हमने पढ़ी। 5 प्रश्न के बाद आज का प्रश्न क्या है कि मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वंडरलैंप के हेड कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो सटीक आंसर है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपने भेजना है। बहुत अच्छे आपके जवाब आ रहे हैं। देखिएगा एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं मैं पहले आपको। पहले कल का प्रश्न कि असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी का निधन, उनका नाम बताइए। ऐसे मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था। उसके जवाब में आप लोगों के जवाब देखिएगा कि ये लिखा गया कि 5 मई का जवाब था कि के अग्रवाल जी ने लिखा है कि पारुल दास वाज द फर्स्ट वुमन आईएएस ऑफिसर ऑफ असम हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 26/4/21, यानी कि 26/4 को वे कोविड-19 से उनकी डेथ हो गई। शी वाज फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम स्टेट। उसके बाद में एक और जवाब बहुत शानदार आया है जो कि रिया श्रीवास्तव का। तो रिया श्रीवास्तव ने लिखा है कि असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवीदास का निधन हुआ है। वे असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी थी। वह अविभाजित असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनाथ दास की बेटी थी और असम के पूर्व मुख्य सचिव नाभा कुमार दास की बहन थी। कितने शानदार जवाब आपते हैं। इसी प्रकार से आपने जवाब देने का प्रयास करना है ताकि मैं आपके लिए 10 प्रश्न ढूंढता हूं तो आप भी तो अपने लिए एक प्रश्न खोजें। इस प्रकार से आपने एक प्रश्न को खोजना है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। उसके साथ साथ आप सभी को बधाई जो कि सुनने वाले हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? यहां से उज्ज्वला सिंघानिया जो है वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। बात करते हैं रेखा शर्मा कौन है? 2018 से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और किरण मजूमदार शो कौन है? वो बाइकॉन की संस्थापक है। मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं इस बात पे। और मीरा कुमार देश की पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, लेकिन कुल वो 15वीं अध्यक्ष थी, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष थी। 4 जून 2009 से 18 जून 2014 तक उन्होंने ये पदभार संभाला था। उसके बाद प्रश्न की बात करेंगे कि उज्ज्वला सिंघानिया जो है वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, लेकिन इसकी कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? वे कुल मिलाकर के 38वीं अध्यक्ष बनी है और वे जेके इंटरनेशनल और जर्नल डाटा प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक भी हैं। तो ये जानकारी आपको मिली। लेकिन फिक्की जो FLO है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये फिक्की के अधीन एक शाखा है। तो फिक्की के बारे में बात करते हैं। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फुल फॉर्म हुई इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और मैं अगर अध्यक्ष की बात करूं तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? उदय शंकर। फिक्की के अध्यक्ष है उदय शंकर, लेकिन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? उज्ज्वला सिंघानिया। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको मिलती है। अगला प्रश्न 7वां, कि भारतीय सेना का पहला सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारतीय सेना का पहला सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? जल्दी से बताइएगा कि भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का पहला सौर संयंत्र है, ये किस राज्य में स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया सिक्किम में। सिक्किम, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। और ए सही रहेगा तो पहले ऑप्शन की थोड़ी जानकारियां पढ़िएगा कि सिक्किम के कौन बनी है? इसके सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। और नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। तो 4 जानकारियां तो आपको यहां से मिल गई। उसके बाद में देखिएगा उत्तर की व्याख्या देखिएगा कि भारतीय सेना का पहला सौर संयंत्र स्थापित किया गया। पहला सौर संयंत्र उत्तरी सिक्किम के भी उत्तरी भाग में स्थापित किया गया, जिसकी क्षमता जो है वो 56 किलोवाट एम्पियर है। 56 किलोवाट एम्पियर जो है वो इसकी क्षमता है। बात करेंगे हम इसके बारे में कि इसमें यह 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किया गया है। और यह परियोजना किसके साथ मिलकर के शुरू करी गई है? तो यह भारतीय थल सेना ने आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर के शुरू करी है, जिसमें कि 3,176 सौर पैनल लगे हैं और जो प्रति वर्ष 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करते हैं। 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। अब 8वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 8वें प्रश्न में है कि स्नूकर के विश्व चैंपियन कौन बने? स्नूकर खेल होता है, आपको पता होना चाहिए। स्नूकर के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से मार्क शेल्बी जो है वह स्नूकर के विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं, उन्होंने हराया किसको? तो उन्होंने हराया किसको है? शॉन मर्फी, इनको हराया है उन्होंने। और देखिएगा विश्व चैंपियन, विश्व में स्नूकर का पहला रैंक किसका है? पहले रैंक के खिलाड़ी कौन है? तो पहले रैंक के खिलाड़ी है जुड ट्रंप। और पंकज आडवाणी जो कि चौथे ऑप्शन पे है, वे भारतीय प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी हैं। तो ये जानकारी हमने इस ऑप्शन से पढ़ी। उसके बाद में देखिएगा कि उन्होंने शॉन मर्फी को 18-15 से हराया है। चौथी बार स्नूकर के विश्व चैंपियन बने हैं। और चौथी बार बने हैं तो इससे पहले कब जीता था? तो उन्होंने 2014 में, 16 में, 17 में और 2021 में वे स्नूकर चैंपियन बने हैं। तो कुल 4 बार स्नूकर चैंपियन बने हैं। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होने वाला है, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन अब केरल के साथ साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों सही रहेगा। बात करेंगे पूरी जानकारियां कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी पलानीस्वामी ने इस्तीफा किसे सौंप दिया? राज्यपाल को। राज्यपाल का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। और इसके बाद डीएमके ने औपचारिक रूप से अपने नेता एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरी विधानसभा का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है। और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का इस्तीफा मान लिया जाता है। उसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया है। तो ये जानकारियां यहां से मिली। आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए रोड मैप 2030 को भारत और किस देश ने अपनाया? द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए रोड मैप 2030 को भारत और किस देश ने अपनाया? तो ये भारत और ब्रिटेन। ऑप्शन ए, भारत और ब्रिटेन ने ये अपनाया है। बात करेंगे पूरी जानकारी। देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच में यह समझौता हुआ। और यहां से बोरिस जॉनसन का नाम आते दिमाग में एक प्रश्न और भी आना चाहिए, क्या? वो ये कि बोरिस जॉनसन ही वो व्यक्ति है जिन्होंने 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस पर
भारत की यात्रा करने को मना कर दिया था, उन्होंने अपना जो भारत दौरा था वो रद्द कर दिया था। ये बात आप लोगों ने समझनी है। अब ये जो रोड मैप 2030 है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 2030 तक, आगामी 10 वर्षों तक जो भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार हो रहा है वर्तमान में, इसको 2 गुना कर देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो आप इसका पीडीएफ ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञानकोश ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।